हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग स्नैपसॉल्व। तो आज जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, जो कि पार्ट 2 है। इससे पहले ही मैंने पार्ट 1 का वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो पे आप कहीं पे भी क्लिक करें, ऊपर आई बटन है, वहां जाके आप पहला पार्ट देख सकते हैं, क्योंकि वो पार्ट देखने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज के पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। पर उससे पहले जो है, अगर आपने अभी तक स्नैपसॉल्व का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके पहले उसे डाउनलोड करें। अगर आपको पढ़ाई में कोई डाउट होगा तो आप उसका स्नैप ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं और इंस्टेंटेनियस जो है आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा मेटल है जो बेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का, अगर हम बात करें। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करें, अगर नहीं पता तो वीडियो में बने रहें, लास्ट में इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। एयर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग यही होता है कि कौन सा सब्सटेंस किस सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इसी के बारे में हमको केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना होता है। तो मेटल्स का रिएक्शन विथ एयर, मेटल्स एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम एयर का बात करते हैं तो एयर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस कौन सा प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना। नाइट्रोजन है 78% एयर में। पर नाइट्रोजन क्या है, उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो उसके बाद जो हमारे पास गैस है 21%, वो है ऑक्सीजन। तो इसलिए ऑक्सीजन रिएक्टिव है। इसलिए क्या बात है कि जब भी हम किसी भी चीज का एयर के साथ रिएक्शन बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने वाले हैं, या वो सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जब भी एयर का बात हो रहा है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, अगर किसी और गैस के साथ होगा तो वहां पे वो गैस लिखा हुआ होगा। तो आप इसको इस टॉपिक को ऐसे भी समझ सकते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जैसे मान लीजिए कि सारे मेटल्स नहीं, जैसे मान लीजिए हाई रिएक्टिव मेटल्स का अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हाई रिएक्टिव मेटल्स आपके कौन कौन से हैं, पोटेशियम है, सोडियम है। ठीक है, इन मेटल्स को जैसे ही हम, ऐसे तो इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे ही हम केरोसिन ऑयल से बाहर निकालेंगे एयर में, तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे ही जो है ये रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ। पोटेशियम विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा भाई, मतलब हमने बाहर निकाला, वो जल गया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना मतलब बर्न होता है। ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा काफी। ठीक है, काफी विग्रस है ये रिएक्शन, बस हमको पोटेशियम को बाहर निकालना है, वो बर्न करने लग जाएगा। सेम विल हैपन विद सोडियम आल्सो। सोडियम के साथ भी यही चीज होगा, जैसे ही हम सोडियम को एयर में लाएंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और सोडियम ऑक्साइड बना देगा, साथ में हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस होगा ही। ठीक है, पर इसके बाद अगर हम देखें, मान लीजिए हम मैग्नीशियम को लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम को हमने पकड़ के रखा हुआ है, हाथ भी नहीं पकड़ना है। ठीक है, टंग, मेटेलिक टंग से पकड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत देर पकड़ के रखिए, अरे तो जला ही नहीं, ये नहीं बर्न होगा एयर में, क्योंकि मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पे बर्न नहीं होता। तो अब मैग्नीशियम के लिए क्या करना होगा, हीट एनर्जी हमको उसको प्रोवाइड करना होगा, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसको लेके जाना होगा, तो जाके वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ मैग्नीशियम का एक छोटा सा स्ट्रिप लिया है, मैग्नीशियम रिबन लिया है, टंग से पकड़ा हुआ है, ये बर्नर है, उसमें हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ और क्या फॉर्म कर देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर देगा, है ना। बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैलेंस नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे एग्जाम में। ठीक है, तब भी क्या होगा, हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहां पे देखिए, आप सिंपली आप कह सकते हैं कि एक तरह का कंबसन हो रहा है ये। ठीक है, कंबसन हो रहा है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये बर्न हो रहा है। जब भी, हाँ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि वी आर बर्निंग अ मेटल इन एयर, तो उस केस में भी यही मीनिंग है उस बर्निंग का कि मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा और नीचे आए, जैसे कॉपर का बात करते हैं। ठीक है,
तो फिर कॉपर को पकड़ के रखेंगे। ऐसे भी कॉपर आपने देखा होगा चारों तरफ हर जगह कॉपर, आपके जो वायर्स होते हैं वो कॉपर के बने हुए होते हैं। क्या उनमें आग लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, मतलब वो डायरेक्ट बर्न नहीं करते। फिर आपको उसको क्या करना होगा, बर्नर पे लाना होगा और काफ़ी देर के बाद उसको काफ़ी हीटिंग के बाद जो है अब देखिएगा ना उसका डल अपीयरेंस आने लग जाएगा उसके ऊपर, यानी अब कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लग गया और ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ये तीनों देखिए फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, जलेगा तो फ्लेम के साथ जल रहा था। पर जो आपका कॉपर है इसको हमने हीट प्रोवाइड किया, ठीक है, हीट तो इसको भी प्रोवाइड किया था, प्रोलॉन्ग हीटिंग इसको चाहिए। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का बात करें अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स का, अभी हमने थोड़ी देर पहले फर्स्ट जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा मेटल्स का, उसमें हमने क्या देखा कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है पता है? पता होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने पढ़ा है, दे आर इन बेसिक इन नेचर, वो बेसिक होते हैं नेचर के। वैसे ही अगर नॉन मेटल ऑक्साइड्स का बात करें, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो बोलते तो रहते हैं सर कि ये बेसिक नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, कोई प्रूफ है? केमिस्ट्री बिलीव्स इन प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री को प्रैक्टिकल चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि बेसिक है ये एसिडिक है। तो चलिए कोई एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक ऑक्साइड लेते हैं, मतलब मेटलिक ऑक्साइड लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने लिया, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे लेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन लीजिए, उसको जला दीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप क्या कीजिए, आप उसको वाटर में डाल दीजिए, ठीक है। और इसको जैसे टेस्ट ट्यूब में हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर लिया, उसको अच्छे से सेक कर लिया, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या होगा, तो अब क्या करना है, तो इसका लिटमस टेस्ट कर लेंगे। इसमें एक बार रेड लिटमस पेपर हम डालेंगे, एक बार ब्लू लिटमस पेपर हम डालेंगे, तो क्या होगा? अगर ये एसिड होगा तो क्या करेगा, ब्लू को रेड में चेंज करेगा, अगर बेस होगा तो रेड को ब्लू में चेंज करेगा। लेकिन देखने को क्या मिला कि ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। तो अगर ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है, विच मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, मतलब कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। अब हम लोग नॉन मेटल्स को टेस्ट करते हैं। नॉन मेटल्स को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक मेटेलिक प्लेट लेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सल्फर का पाउडर जो है, ठीक है, सल्फर पाउडर आप कह सकते हैं, इसको हम बर्न कर देंगे, उसको जला दिया हमने। जलाएंगे तो क्या होगा कि जो सल्फर है वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और SO2 जो है फॉर्म कर देगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके जो है उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके हमने रखा तो क्या हुआ कि जो गैस है उसके जो फ्यूम्स हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे, कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब में। हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा कलेक्ट हो जाएगा। तो कलेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, हम लोग उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें फ्यूम्स कलेक्ट हुए हैं वाटर ऐड कर देंगे। वाटर ऐड करने के बाद क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा सेक करेंगे अच्छे से, जैसे हमने यहाँ सेकिंग किया था वैसे ही सेकिंग करेंगे। फिर से लिटमस पेपर डालेंगे। लिटमस पेपर डालेंगे तो अब देखने को क्या मिलेगा कि इस बार जो है ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया। ब्लू लिटमस अगर रेड में चेंज हो गया, इसका मतलब दे आर एसिडिक इन नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस था किसका, नॉन मेटल ऑक्साइड था, वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी मेटल्स का, जो कि है रिएक्शन विथ वाटर। तो वाटर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इसका अगर हम एक जनरल सा स्टेटमेंट देखें तो वो है क्या, मेटल रिएक्ट विथ वाटर to form metal hydroxide and releases hydrogen gas। मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। मतलब कि क्या हो रहा है, देखिए अगर आप समझें यहाँ पे, तो वाटर क्या है, H2O है, यानी H और OH इसी से बना हुआ है। मतलब कि मेटल क्या कर रहा है, मेटल इज डिस्प्लेसिंग दिस H एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम को मेटल डिस्प्लेस करके
OH के साथ हाइड्रो ऑक्साइड बना दे रहा है और वो जो H डिस्प्लेस हुआ वो रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन के फॉर्म में। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भाई, ठीक है। तो एक चीज तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो मतलब जो H से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, सिर्फ वही वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस रिएक्शन को समझने के लिए हमने 3 तरह का यहाँ वाटर लिया हुआ है, ठीक है। एक है कोल्ड वाटर, फ्रिज से निकाला हुआ पानी है। एक नॉर्मल लिया है हमने जो आपके घरों में आता है, टैप वाटर कह सकते हैं। और एक हॉट वाटर है, ठीक है, थोड़ा सा हॉट है, वार्म कह सकते हैं, थोड़ा सा उसको गर्म किया है हमने, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसमें मेटल्स डालेंगे तभी ना पता लगेगा रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तो हमने जो है सबसे पहले इसमें पोटेशियम डाल दिया, कोल्ड वाटर में पोटेशियम डाल दिया। तो जो आप देखिएगा आपको ऑब्जर्व क्या होगा, पानी में आग लग गया, मतलब वाटर में आग लग जाता है, मतलब फायर कैच कर लेता है वाटर। एक्चुअली जो है वाटर फायर कैच नहीं करता। होता क्या है यहाँ पे, एक बार हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं उसको। पोटेशियम हमने वाटर में डाला तो पोटेशियम ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, KOH फॉर्म किया, साथ में जो आपका ये डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लिबरेट हुआ। पर ये रिएक्शन इतना विगरस है कि वहां पे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। तो इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ कि हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर मिल गया, हाइड्रोजन को अपना इग्निशन टेम्परेचर मिल गया। इग्निशन टेम्परेचर मिल गया तो क्या होगा, हाइड्रोजन में आग लग गया, मतलब हाइड्रोजन कैचेस फायर। ये हाइड्रोजन जो है इट कैचेस फायर, इतना ज्यादा यहां पे विगरस रिएक्शन हुआ, पावरफुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ कि जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था, रिलीज ही नहीं हुआ, उसमें आग लग गया। बिल्कुल सेम वैसा ही चीज अगर हम इसमें क्या डाल दें, सोडियम डाल दिया हमने। सोडियम को जैसे ही डाला तो फिर सेम चीज होगा, सोडियम क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, NaOH फॉर्म कर लेगा। H2 जो रिलीज होगा वो इतना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा कि ये भी क्या कर लेगा, इट कैचेस फायर, इसमें आग लग जाएगा, यहाँ पे भी हीट एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन अब हम और दूसरा मेटल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कैल्शियम लिया, कैल्शियम को कोल्ड वाटर में डाला, बहुत देर तक ऑब्जर्व किया, रिएक्शन ही नहीं हुआ। तो रिएक्शन नहीं हुआ, अच्छा पता कैसे लगेगा कि रिएक्शन हुआ, आग लगने से नहीं, पता कैसे लगेगा, जब आप उसमें कोई मेटल डालिएगा तो बबल्स उठने लग जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है तो वो उसका गैस भी काफी हल्का होगा, वो ऊपर उठेगा, तो बबल्स आपको मिलेंगे वाटर में, उसी से पता लग जाएगा कि रिएक्शन हो रहा है। तो हमने कैल्शियम डाला, कोई बबल्स नहीं मिले हमको, तो रिएक्शन नहीं हुआ। तो अब हमने कैल्शियम को कोल्ड वाटर के बदले नॉर्मल वाटर में डाला, तब रिएक्शन जाके हुआ। तब जो कैल्शियम है वो रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर के साथ। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कैल्शियम ने फॉर्म किया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है पर उतना ज्यादा नहीं, ठीक है, कि आग लग जाए, नहीं, वैसा नहीं होगा। अब फिर हमने क्या किया, हमने दूसरा मेटल लिया। कौन सा मेटल लिया, मैग्नीशियम लिया। मैग्नीशियम को फिर नॉर्मल में डाला, कुछ हुआ ही नहीं, कोल्ड में तो नहीं ही होगा, नॉर्मल में जब हमने डाला तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, अब फिर उसको हॉट वाटर में, वार्म वाटर में जब हम डाल रहे हैं, किसको डाल रहे हैं, मैग्नीशियम को वाटर में डाल रहे हैं। कौन सा वाटर, वार्म वाटर में डाल रहे हैं, तब जाके हमको रिएक्शन मिल रहा है। कौन सा रिएक्शन मिल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस आपको करना है, आता है, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, सीख चुके हैं। इससे थोड़ा सा लो रिएक्टिव मेटल्स का बात करें, मैग्नीशियम से लो रिएक्टिव मेटल्स जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सब हॉट वाटर से भी रिएक्ट ही करेंगे। तो अब इनको क्या चाहिए, क्या दे सर जो रिएक्ट कर जाए, इनको हमको स्टीम प्रोवाइड करना होगा। हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, इनको स्टीम से रिएक्शन करवाना होगा। मतलब हम कुछ इस टाइप का अपैरेटस बना सकते हैं, ठीक है, जो कि एक पाइप से कनेक्टेड होगा। यहां पे हमने कोई मेटल का पीस रख दिया, तीनों में से मान लीजिए एल्यूमिनियम का पीस हमने रखा है, ठीक है। यहां पे जो है इसमें वाटर है और क्या कर रहे हैं हम, इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा, ये वाटर स्टीम में चेंज होगा, बॉयल होगा। जब ये बॉयल होगा तो स्टीम में चेंज होगा। ये स्टीम क्या होगा, इस एल्यूमिनियम से पास होगा, एल्यूमिनियम से टकराते हुए जाएगा। जब एल्यूमिनियम से वो टकराएगा तो क्या होगा, वहां पे रिएक्शन होगा। और रिएक्शन किसके साथ होगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, तो जाके क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हम इसको फिर चेक भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ कि नहीं। इसको जो है सोप सॉल्यूशन में हम डाल देंगे, तो अब जो बबल्स आएंगे उसमें आप कैंडल जला के देख सकते हैं, है ना। कैंडल उस बबल के आगे में सोप सॉल्यूशन से जो बबल निकलेंगे उस बबल में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं ना, सोप सॉल्यूशन में बबल प्रेजेंट होगा, उस बबल में के पास अब जला हुआ कैंडल लेके जाइए तो पॉपिक साउंड के साथ वो क्या कहते हैं, जलेगा, बर्न करेगा। इससे क्या समझ में हमको आएगा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ, यानी रिएक्शन हुआ। पर अगर आपने आयरन को इन तीनों में से कहीं डाला है तो कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। तो ये था हमारा रिएक्शन विथ वाटर। तो रिएक्शन विथ वाटर का ये जनरल फॉर्म है। तो हम लोगों को कुछ ऐसे ही मेटल्स के नेम याद रखने हैं कि कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, एग्जाम में आता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि ये दोनों आपका कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, मतलब किसी भी तरह के पानी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। कैल्शियम को नॉर्मल वाटर चाहिए, इसको वार्म चाहिए, और इन सबको स्टीम चाहिए। वार्म से भी काम नहीं चलेगा, थोड़ा और एनर्जी चाहिए। ये लोग बोलते हैं हमको और एनर्जी दो तो मैं रिएक्ट करूंगा, तो इनको और एनर्जी के लिए हम लोग स्टीम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्टीम में ज्यादा हीट एनर्जी प्रेजेंट होगा। तो अब हम लोग जो है यहाँ बात करने वाले हैं थर्ड रिएक्शन की, जो है रिएक्शन विथ एसिड्स। मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ, ये तो पढ़ चुके हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा है। पर वहां पे जो हम लोगों ने जनरल रिएक्शंस का बात किया था, यहाँ पे कुछ हम लोग एक्सेप्शंस का बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहले जनरल इक्वेशन जो है मेटल और एसिड वाला रिएक्शन का, वो लिखते हैं। मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, तो सॉल्ट फॉर्म करेगा। और क्या होगा सर, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये तो पता है, सबको पता है। तो यहां पे भी देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस कर रहा है टू फॉर्म दैट सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन यहां डिस्प्लेस हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। मतलब कि फिर वही बात है कि जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे सिर्फ वही रिएक्शन करेंगे। जैसे कि अभी हमने वाटर के केस में देखा था, तो वाटर में जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब रिएक्ट नहीं करेगा वाटर के साथ। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, इक्वेशन देखने को मिलता है हमको कि इस तरह से मान लीजिए आपको दे दिया है कि कॉपर प्लस H2O, ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसा एग्जाम में बोलता है। एग्जाम में लिखा है Cu प्लस H2O दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आप सोचिएगा अगर ऐसा दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होता होगा, पर नहीं होता है ऐसा। हम क्या लिख देते हैं वहां पे, नो रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया रिएक्शन। अरे रिएक्शन हुआ ही नहीं तो लिखना क्या है, नो रिएक्शन वहां लिखेंगे, क्योंकि कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें अगर, तो मेटल और एसिड्स का रिएक्शन के लिए हमने जो एक बार एक्टिविटी की थी पिछले एसिड बेस एंड सॉल्ट में, ये एक्टिविटी हम कर चुके हैं, फिर से एक बार करते हैं, ठीक है। मजा आता है करने में एक्टिविटीज। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है, उसमें हमने एक एसिड ले लिया है, मान लीजिए डिल्यूट H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, साथ में जिंक ग्रैन्यूल्स उसमें जो डाल दिए। अब जिंक ग्रैन्यूल्स डालेंगे तो होगा क्या, पता है, अच्छी बात है, पता है। Zn जो है वो रिएक्ट कर जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू फॉर्म ZnSO4, जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है, तो रिलीज होगा तो इस पाइप्स के थ्रू कहां आएगा, इसमें आएगा। और यहां पे हमारा क्या है, ये सोप सॉल्यूशन है, ठीक है, सोप सॉल्यूशन इस वाटर है। तो अब हाइड्रोजन गैस अगर यहां आएगा तो क्या होगा, बबल्स फॉर्म होंगे, सोप के बबल्स फॉर्म होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्का है वो तो ऊपर उठेगा, तो सोप के बबल्स के साथ वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे जलता हुआ कैंडल लेते आए तो क्या होगा, ये बबल्स जो हैं वो पॉपिक साउंड के साथ, हाँ, पॉप साउंड के साथ जो है ये बबल्स फटेंगे, जलेंगे आप कह सकते हैं। तो उससे पता लग जाएगा चलिए हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रहा है। तो मतलब हम जो बोल रहे हैं कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सही बात है। पर तो ये क्यों पढ़ रहे हैं जब हमको ये तो पहले ही पता है, पर थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, एसिड वही एसिड को चेंज करते हैं। चलिए एसिड को चेंज करते हैं, यहां पे हम नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं, ठीक है। अब बोलेगा एसिड को चेंज करने से क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होने वाला है। पर जब हमने एसिड को चेंज किया तो पता है क्या हुआ,
ये सब जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था, यहाँ जो बबल्स फॉर्म हो रहे थे, पॉपिक साउंड रिलीज हो रहा था, वो सब कुछ नहीं हुआ। ये क्या, बहुत देर तक हमने ऑब्जर्व किया, रिएक्शन तो हो रहा है, रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपका जिंक ग्रैन्यूल्स हैं उस पे बबल्स, छोटे छोटे बबल्स आएंगे और धीरे धीरे जो है ना वो जिंक ग्रैन्यूल्स छोटा होते चले जाएगा, तो उससे पता लगेगा नहीं रिएक्शन तो हो रहा है, पर हाइड्रोजन गैस कहाँ है? हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा इन द केस ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्या होगा? नाइट्रिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा मेटल तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होगा, तो क्या फॉर्म होगा सर? तो वाटर रिलीज होगा। अगर ये एसिड नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देता है, और क्या फॉर्म कर देता है? वाटर फॉर्म कर देता है, याद रखना। तो यहाँ पे वाटर ही फॉर्म होगा, हाइड्रोजन नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक बार मेटल को बदलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जिंक डाला था, अब इस जिंक की जगह नाइट्रिक एसिड ही रखा है हमने, जिंक की जगह हमने मैग्नीशियम रख दिया। जैसे ही मैग्नीशियम रखा, थोड़ी देर के बाद क्या देखने को मिला? बबल्स फिर से निकलने लगे, फिर से वही पॉपिक साउंड प्रोड्यूस होने लगा। ये क्या हो रहा है? कभी बबल्स आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं। तो मैग्नीशियम के केस में जो है आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, चाहे कोई भी एसिड हो। नाइट्रिक एसिड भी होगा इन द केस ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ठीक है। एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि ऐसे दो मेटल्स का नाम बताइए जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो वो दो मेटल्स कौन से हैं? मैग्नीशियम है और मैग्नीज है। बाकी कोई भी जो मेटल है जो हमारे सिलेबस में है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, वो वाटर फॉर्म करेगा। तो याद रखना है कि अगर यहाँ पे मैग्नीशियम या मैग्नीज होगा तो फिर से जो है नाइट्रिक एसिड में भी वाटर फॉर्म ना होके हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं चौथा केमिकल प्रॉपर्टी का, जो कि लास्ट है मेटल्स के लिए। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटेलिक सॉल्ट, अदर मेटेलिक सॉल्ट्स, मतलब दूसरे मेटेलिक सॉल्ट के साथ एक मेटल कैसे रिएक्शन करता है। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देख लीजिए। हाइड्रोजन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ठीक है, सॉरी, वाटर के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, एसिड के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। बस जो हमने मेटल ऑक्साइड जो सबसे पहले पढ़ा वो क्या था? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, वहां पे मेटल ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो कौन किससे को डिस्प्लेस करेगा, ये यहाँ पे बात आता है। तो जिसका ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है रिएक्टिविटी सीरीज का बात करेंगे, तो आपको ये सब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमने क्या किया, कैसे हम चेक करेंगे? चलिए दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, दो टेस्ट ट्यूब में दोनों मेटल्स का सॉल्यूशन डिजॉल्व कर दिया हमने वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म किया, आयरन सल्फेट का भी और कॉपर सल्फेट का भी। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयरन नेल डिप कर दिया, धागा से बांध दिया और बंद कर दिया है इसको। इसमें कॉपर वायर को डिप कर दिया, बांध दिया। तो कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको देखने को मिलेगा कि ये जो कलर है इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, जो कि ब्लू था, वो फेड होने लगा। फेड मतलब हल्का होने लगा। और भी देखने को बहुत चीज मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जो बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब है, इस पे कॉपर देखने को मिलने लगेगा, ठीक है। मतलब कॉपर के पार्टिकल्स वहां पे इकट्ठा होने लग जाएंगे, बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे कॉपर इकट्ठा होने लग जाएगा, आप कह सकते हैं। और आयरन नेल जो कि साइन कर रहा था, ठीक है, वो कैसा होने लगा? उसका अपीयरेंस डल होने लगा, ब्राउनिश अपीयरेंस होने लगा आयरन नेल का। मतलब अब इतना सारा चीज हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इससे समझ में क्या आ रहा है? इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। रिएक्शन देखिए, आयरन जो है उसको जब हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, विच इज एक्वस, क्या हुआ कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बोला मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मैं जो है मुझे सल्फेट चाहिए, तुम नहीं रह सकते सल्फेट के साथ। अब तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, आयरन सल्फेट फॉर्म किया, साथ में आपका कॉपर अलग हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये फॉर्म हुआ यहाँ पे, ठीक है, आयरन सल्फेट, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि दूसरे वाले में,
दूसरा वाला अगर टेस्ट ट्यूब को आप रख दीजिए, बहुत दिनों तक रख दिया, 10 दिन 12 दिन तक भी रख दिया, तो कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसा ही जैसा कॉपर था वैसा ही रहेगा, आयरन सल्फेट जैसा था वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या होगा? नो रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इस फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी का बात करें, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटेलिक सॉल्ट, तो यहाँ पे मीनिंग क्या है कि अगर कोई एक हाई रिएक्टिव मेटल है, फॉर एग्जांपल A is a high reactive metal, it is reacting with BC, in which B is a metal which is lower than A in reactivity series, या B is less reactive than A, B जो है वो A से less reactive है, तो A will displace B to form AC and B। ठीक है, तो A क्या करेगा? B को डिस्प्लेस कर देगा, B अलग हो जाएगा, AC फॉर्म हो जाएगा, एक सॉल्ट, नया सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। अगर हमने हाई रिएक्टिव मेटल को लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट में डाला, अगर हमने लो रिएक्टिव मेटल को हाई रिएक्टिव सॉल्ट में डाला, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बस आप इस बात को याद रख लीजिए। तो यहाँ पे आपका केमिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल्स का वो फिनिश हो गया। वक्त आ गया है अब उस क्वेश्चन का आंसर देने का जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था। क्वेश्चन क्या था? विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा मेटल सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सिल्वर। प्योर सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कॉपर हम यूज करते हैं अपने घरों में, आप चारों तरफ देखे होंगे, जो वायर्स हम यूज करते हैं कॉपर का यूज करते हैं, पर सिल्वर बेस्ट है। कॉपर यूज करने का रीजन ये है कि सिल्वर के बाद कॉपर आता है और सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, सिल्वर बहुत कॉस्टली है। अब मुकेश अंबानी सर जो है शायद वो अपने घर में सिल्वर वायर लगाए होंगे, पर हम लोग जो है अपने घरों में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आज का वीडियो फिनिश होता है। एक बात और, स्नैपसॉल्व ऐप को जरूर जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।